हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए रागा का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस पेपर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वाई ग्रुप एग्जाम के लिए 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, जो कि 2020 के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और आपके एग्जाम में इस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों को भी इस मॉक टेस्ट को परचेज करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसे परचेज कर लें। चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे? 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका आयोजन किया गया था गोल्ड कोस्ट में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में गेट को अगर इस प्रकार से कोड किया गया है और टूर को इस तरह से कोडिंग किया गया है, तो अर्घ को कैसे कोड करेंगे? यहाँ पर आपको अर्घ को कोडिंग करना है, तो सबसे पहले गेट और टूर इन दोनों के कोडिंग्स को समझने की ज़रूरत है। गेट का कोडिंग किस प्रकार से किया गया है उसे सबसे पहले देखिए। तो गेट के साथ में जो भी सामने में इसका कोडिंग दिया गया है उसे लिख दीजिए आप लोग। इसके बाद है 3 और लास्ट में है डॉलर। फिर है टूर, तो टूर का कोडिंग कैसे किया गया है? टी का कोडिंग है 3, ओ का कोडिंग 2 है, यू का कोडिंग कुछ इस प्रकार से दिया गया है और आर का कोडिंग परसेंटेज है। यहाँ पर मैंने सारे कोडिंग्स आपके सामने लिख दिए हैं। हमें कोड क्या करना है? अर्घ को कोड करना है ना। तो सबसे पहले देखिए कि यू का कोडिंग क्या है। यू का कोडिंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह इस प्रकार का साइन बना हुआ है। इसके बाद आर, तो आर का कोडिंग परसेंटेज है, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज होगा। फिर इसके बाद क्या है? फिर है इसके बाद जी, तो जी का कोडिंग दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5, यहाँ पर 5 हमने लिख दिया। और लास्ट में है ई, ई का कोडिंग इसके सामने में डॉलर का है, यानी कि लास्ट में डॉलर आएगा। तो आपका कोडिंग किस प्रकार से हुआ? यहाँ पर कोडिंग हो गया है आपका इस तरह से कुछ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, एम टी का भाई है, टी आर की बहन है और पी एम की माता है तथा एच की पत्नी है, तो बताइए कि एच के कितने पुत्र हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कंडीशन दिया गया है? एम और टी दोनों भाई हैं, यानी कि एम जो है वो भाई है टी का, यहाँ पर यह ब्रदर है टी का। फिर उसके बाद कंडीशन दिया गया है कि टी आर की बहन है, यानी कि जो टी है वो आर की बहन हो गई यहाँ पर। अब क्या दिया गया है? पी एम की माता है, यानी कि जो पी है वो एम की माता यहाँ पर हुई और एच की पत्नी भी है। यानी कि दोस्तों, अगर यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में हमसे कि एच के कितने पुत्र हैं, तो पहला पुत्र तो एच का यहाँ पर एम हो गया, क्योंकि इसकी पत्नी के जो पुत्र हुए वही इसका भी पुत्र है। दूसरा टी है एक संतान, लेकिन टी यहाँ पर दिया गया है कि बहन है आर की, तो टी को तो हमें ऐड करना नहीं है। अब एक और संतान है आर, लेकिन यहाँ पर यह बिल्कुल क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि आर का जेंडर कौन सा है, तो हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर डाटा पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर अगर आर का जेंडर दिया हुआ रहता तो हम कैलकुलेट करके बता सकते थे कि कितने पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर आर का कोई भी जेंडर नहीं दिया गया है। सो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, 13 के घन में से 23 का वर्ग घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 13 का क्यूब में से आपको 23 का स्क्वायर घटाना है। तो सबसे पहले 13 का क्यूब हमें निकालना होगा और इसमें से माइनस करना होगा 23 के स्क्वायर को। तो 13 का क्यूब क्या होता है? 13 का क्यूब हो जाएगा 2197 और इसमें से माइनस कर दीजिए 23 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर होता है दोस्तों 529। दोनों को घटाओगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 1668। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, राम की मासिक आय श्याम का 3/4 है। दोनों की मासिक आयों का अंतर अगर 34,000 है तो श्याम की मासिक आय क्या होगी? प्रश्न में पूछा गया है कि श्याम की मासिक आय क्या है, तो मान लीजिए कि श्याम की मासिक आय x है। अब कंडीशन क्या दिया गया कि राम की जो मासिक आय है, जो मंथली इनकम है, वो श्याम का 3/4 है। तो अगर श्याम का इनकम x है, इसका मतलब कि जो राम का इनकम है वो 3x/4 होगा। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हमें दे दिया गया प्रश्न में 34,000। तो अगर हम x का वैल्यू निकाल लें तो हमें श्याम का इनकम पता चल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। x - 3x/4 = 34,000 है
तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा। इसको सॉल्व कीजिए 4x माइनस 3x, यानी कि दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा xy4 इक्वल टू 34,000। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x इक्वल टू होगा 34,000 गुना 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होगा 1,36,000। और यह जो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आया है वो क्या है, श्याम की मासिक आय है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। यहाँ पर आप बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर x दिया हुआ है। तो अब अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या होगा, यह जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर साइन लिखा हुआ है वो यहाँ से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर बेस सेम दिया हुआ रहे तो इसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर बेस तो सेम है, दोनों का बेस x है, यानी कि इसका पावर ऐड हो जाएगा 3/5 प्लस 2/5 और इक्वल टू 33 चला जाएगा 3 के साथ में मल्टीप्लाई में, तो 33 गुना 3 यहाँ पर 99 हो जाएगा। अब देखिए x का पावर क्या है, यहाँ पर 3/5 प्लस 2/5 है, तो इसे सॉल्व करने पर यहाँ आएगा वैल्यू 5/5 यानी कि 1। तो अगर x का पावर यहाँ पर 1 बराबर 99 है तो x का वैल्यू ही जाहिर सी बात है कि 99 ही होगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। मोहित और रवि की उम्रों का अनुपात 7:9 है। 4 वर्ष बाद मोहित की उम्र 46 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष पहले रवि की उम्र क्या थी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सबसे पहले कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या दिया गया है कि मोहित की जो उम्र है वो 4 वर्ष बाद 46 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब कि मोहित की जो प्रेजेंट उम्र है वो 42 साल यहाँ पर है। अब मोहित का जो रेशियो क्या दिया गया है, 7 दिया गया है ना, दैट मीन्स अगर 7x का वैल्यू 42 है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अगर x का वैल्यू यहाँ पर रेशियो में 6 है तो जो रवि की उम्र है 9x, उसका वैल्यू क्या होगा 9 गुना 6, दैट मीन्स रवि की जो प्रेजेंट उम्र है वो 54 साल है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 5 वर्ष पहले रवि की उम्र क्या थी। तो अगर अभी उसकी उम्र 54 साल है तो 5 वर्ष पहले उसकी जो उम्र होगी, इसके लिए हमें 5 यहाँ माइनस करना है। तो 54 से 5 माइनस करने पर मिलेगा 49, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 9th क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। कनाडा का नेशनल गेम है दोस्तों आइस हॉकी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्न में से कौन मोतियों का द्वीप कहलाता है। आइलैंड ऑफ पर्ल यह कहा जाता है बहरीन को। 11th नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों विटामिन B12 में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि B12 का केमिकल नेम क्या है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। स्वेज नहर किसे जोड़ती है। यह नहर जोड़ती है दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। चंदा कोचर को निम्न में से किस बैंक के शीर्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो वे ICICI बैंक में स्थापित थीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विशेषकर ग्रामीण विकास के लिए ऋण कौन देता है। तो जितने भी ग्रामीण विकास होते हैं उसके लिए ऋण दिया जाता है नाबार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या है। देखिए इस प्रश्न में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसका एरिया 36√3 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है 3 a। ये यहाँ पर ट्रायंगल का साइड है, तो सबसे पहले हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड फाइंड करना होगा। साइड कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया दिया गया है तो आप एरिया का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर साइड निकाल सकते हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। इसका वैल्यू यहाँ पर हमें दे दिया गया है 36√3 सेंटीमीटर। अब देखिए √3/4 a² का वैल्यू 36√3 सेंटीमीटर है
तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36√3 गुना 4 डिवाइडेड बाई √3। तो √3 से √3 कट गया। अब ए स्क्वायर बराबर है 36 गुना 4, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 का √6 होता है और 4 का √2 हो जाता है। यानी कि ए का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया 6 गुना 2 12। अब साइड हमने निकाल लिया है तो पेरीमीटर फाइंड कर ले सकते हैं। पेरीमीटर के लिए इसे 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 18,000 रुपये का 8% की वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है 18,000 रुपये, रेट है 8% और टाइम दिया गया है 8 साल का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो फॉर्मूले को लगाइए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल दे दिया गया है 18,000, रेट है यहाँ पर 8% और टाइम है 8 साल। इसे 100 से गुना कर दीजिए तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ऊपर में बचा 180 गुना 8 गुना 8। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 11,520 रुपये। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 18 लड़के 20 दिनों में 336 गुड़ियाँ बनाते हैं, तो 12 लड़के 16 दिनों में कितने गुड़ियाँ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए आपको एक फार्मूला यूज करना होगा। फार्मूला है m1d1 डिवाइडेड बाई w1 इक्वल टू m2d2 डिवाइडेड बाई w2। यहाँ पर m1 मतलब मैन 1, d1 का कहने का मतलब है जो पहला दिन दिया गया है, और w1 का मतलब कितना काम हुआ। उसी तरह से यहाँ पर m2 का सेकंड मैन, सेकंड डे और सेकंड वर्क यूज करना है। अब समझिए m1 d1 और w1 क्या है। तो m1 यहाँ पर 18 लड़के हो गए, d1 20 दिन है और वर्क 1 क्या हो गया 336 गुड़िया। m2 दिया गया है 12 लड़के, d2 दिया गया 16 दिन और w2 हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी हो गया वह क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले पर रखते हैं सारे इक्वेशन को। 18 गुना 20 डिवाइडेड बाई 336 इक्वल टू हो जाएंगे 12 गुना 16 डिवाइडेड बाई w2। तो यहाँ से आप w2 का वैल्यू निकाल सकते हो 12 गुना 16 गुना 336 और इसे डिवाइड कर दीजिए 18 गुना 20 से। तो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को पूरे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू निकल कर आएगा 179.2, दैट मीन्स 179। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:15 पर बताना है कि घड़ी का जो मिनट हैंड है और आवर हैंड दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक घड़ी में सबसे पहले आप समझिए यह 12 है, 1 है, 2, 3 और 4 बजा हुआ है। तो एक घड़ी में अगर कोई भी हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर चलती है, यानी कि 2 से 3 पर अगर जाएगी तो कितने डिग्री बनती है। इस कंडीशन में यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। प्रश्न में क्या दिया गया है कि जो आवर हैंड है वो 4 से थोड़ा सा आगे होगा और जो मिनट हैंड है वो 3 पर है। मिनट हैंड आपको यहाँ पर दिया गया है और आवर हैंड जो है वो 4 से थोड़ा सा आगे होगा क्योंकि 15 मिनट ऑलरेडी चल चुका है। तो 3 और 4 इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है सबसे पहले वो तो यहाँ पर 30 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद क्या बचा। अब अगर समझिए यहाँ पर मिनट हैंड जो है अगर वो पूरे एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तब आवर हैंड 30 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो मिनट हैंड है वो कितने कंप्लीट किया है, 1/4 कंप्लीट किया है ना, क्योंकि 15 मिनट यहाँ पर बया है। तो 30 का 1/4 क्या हो जाएगा, यह लगभग हो जाएगा 7.2। तो यहाँ पर हमने मिनट हैंड का निकाल लिया सबसे पहले 30 डिग्री और प्लस जो आवर हैंड 4 से थोड़ा सा आगे बढ़ा है उसका डिग्री आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए 7.2। यह समथिंग हो जाएगा 37 डिग्री के आसपास। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। यहाँ पर एक ट्रेन है जो एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। रेलगाड़ी की स्पीड दे दी गई यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में। तो बताइए कि उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो किलोमीटर पर आवर दिया गया है इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें
5/18 से गुना करना होगा। तो 18 से 72 कटेगा 4 बार में, और 4 में 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 20। यानी कि इस रेलगाड़ी की जो चाल है, स्पीड है, वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब टाइम दे दिया गया है 12 सेकेंड, तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम लोग। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 12 सेकेंड, दोनों को गुना करने पर 240 मीटर प्राप्त होगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है, 72,000 रुपये को ए तथा बी के बीच में 7:5 में बांटा गया है, तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा। टोटल अमाउंट है 72,000 रुपये, दोनों को बांटा गया है रेशियो में 7:5 में। तो बताइए कि बी का इसमें कितना पार्ट है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, पूछा क्या गया है, बी का पार्ट पूछा गया है ना, तो बी का जो रेशियो है वो ऊपर लिख दीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए दोनों रेशियो के सम से, यानी कि नीचे 7 + 5 यह हो जाएगा 12, और गुना कर देना है टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट क्या दिया गया है, टोटल अमाउंट है यहाँ पर 72,000 रुपये। तो अब काटिए 72,000 12 से कितने बार में कटेगा, तो यह कट जाएगा 6,000 बार में, और 6,000 में 5 से गुना करोगे तो यह होगा 30,000। यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। आपको बताना है सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो देखिए 3/11, इसको जब आप और छोटा करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.27। 2/7 का वैल्यू आएगा 0.285। 9/16 इसका वैल्यू है 0.56, और 4/9 का वैल्यू है 0.44। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो है 0.27, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सिक्योरिटी शब्द के अक्षरों को यदि वर्णमाला में सजाया जाए तो कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि अगर सिक्योरिटी का जो शब्द दिया गया है उसे वर्णमाला जिस तरह से क्रम में सजा हुआ रहता है वैसे सजाएंगे, तो कौन कौन सा जो अक्षर है वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगा। तो इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले समझ लीजिए। यह होगा सी, इसके बाद ई है, फिर है आई, फिर आएगा आर, एस, टी और यू, और बाई सबसे लास्ट में आएगा। यह इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है इसके सारे अल्फ़ाबेट्स का। अब इसमें से देखिए कौन कौन सा ऐसा अक्षर है जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया है। तो पहले देखिए ई इसमें भी दूसरे नंबर पर था और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर है, यानी कि पहला अक्षर तो ई हो गया। इसके बाद जो लास्ट वाला टर्म है यानी कि बाई जो है वो सबसे लास्ट में है, और अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएं तब भी यह बाई लास्ट में ही आता है। केवल 2 ही ऐसे अक्षर हैं जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, असंगत को चुनिए। सोना, चांदी, तांबा और पीतल में से एक अलग को फाइंड करना है। तो देखिए सोना, चांदी और तांबा ये तीनों मेटल्स हैं, जबकि पीतल जो है वो मिश्र धातु है, यह मिला हुआ है। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर आकृति में से चुनिए। आपको बताना है कि यहाँ पर इसके बाद वाले बॉक्स में कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी एक अक्षर उठा लेना है और उसका क्रम देख लीजिएगा वो कैसे आगे बढ़ रहा है, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। क्योंकि सारे जो अंदर फिगर बने हुए हैं वो एक ही पोजीशन में, एक ही पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अपने ट्रायंगल को उठाया है, तो देखिए ट्रायंगल कैसे जा रहा है। ट्रायंगल का क्या हो रहा है दोस्तों कि सबसे पहले ट्रायंगल इस कोने पर था ना, इस कोने से ट्रायंगल ऊपर बीच में जाता है। बीच में जाने के बाद यह ऊपर की ओर चला जाता है इस डायरेक्शन में, और इधर जाने के बाद वो वापस से मुड़कर यहाँ पर आता है इस फिगर में, और फिर यहाँ से क्या होगा कि वापस से वो अपने पोजीशन पर वापस चला आएगा। इसी तरह से सारे फिगर आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी फिगर को उठाकर यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए कौन से बॉक्स में ट्रायंगल इस वाले कोने में दिया गया है, तो यह केवल एक ही बॉक्स में है, दैट इज ऑप्शन सी में। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वही दोस्तों अगर इससे ज़्यादा अगर और भी ट्रायंगल किसी कोने में रहता तो आपको फिर से दूसरे फिगर को उठाकर देखना होता। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, निम्न चित्र में असंगत को चुनिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक फिगर जो है वो अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों यह जो तीर है और सर्किल, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन को फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इस
तीर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो सर्कल के पास कैसे पहुंचेगा। सबसे पहले तो यह जो तीर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 डिग्री इधर मूव करेगा, हाफ डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री इधर जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तीर है वो अगर 1.1/2 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तब यह सर्कल के पास चला आएगा। अगला फिगर देखिए, फिर से तीर अभी इस पोजीशन में है ना, तो आधा डिग्री यहाँ पर मूव किया और इसके बाद 1 डिग्री इधर मूव करेगा तो यह आ जाएगा इस सर्कल के पास में। उसी तरह से अगर डी वाले फिगर को भी देखिए तो सबसे पहले 1 डिग्री इसने यहाँ पर मूव किया तीर, और 1 डिग्री के बाद हाफ डिग्री मूव करने पर वह सर्कल के पास पहुँच जा रहा है। लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन में क्या है, पहले हाफ डिग्री मूव किया, फिर 1 डिग्री और फिर 1 डिग्री, तो यहाँ पर टोटल 2.5 डिग्री बन जा रहे हैं जो कि बाकी तीनों से अलग है। सो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है, चित्र के बीच संबंध स्थापित करें। जिस प्रकार से पहला चित्र दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा कौन से चौथे फिगर से संबंधित होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने रीजनिंग में मिरर इमेज पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि अगर यहाँ पर हम एक मिरर को रख देते हैं तो जो इमेज बनेगा पहले वाले चित्र का वो बिल्कुल इसी प्रकार का होगा जैसा यहाँ पर दूसरे वाले में दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें इस फिगर का भी मिरर इमेज फाइंड करना होगा। तो इसका मिरर इमेज कैसे होगा, इसका मिरर इमेज से पहले देखिए यहाँ पर जो सेमी सर्कल बना हुआ है वो इस डायरेक्शन में बन जाएगा। अब देखिए जो सर्कल है इसके अंदर में उस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं क्योंकि सर्कल बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो आपका जो चित्र बनेगा चौथे बॉक्स में कुछ इस तरह से होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, फ्रेंच ओपन टेनिस 2018 का महिला एकल खिताब किसने जीता था। 2018 में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता था सिमोना हालेप ने। अगला प्रश्न है 28 नंबर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो देखिए जो मुगल बादशाह थे सबसे लास्ट बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु हुई थी रंगून में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भारत के शासनाध्यक्ष के लिए किसे संबोधित किया जाता है। तो इसे में संबोधित किया जाता है प्रधानमंत्री को। और लास्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंग का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। तो देखिए जो साउंड वेव्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे स्टील में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।